गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एटम्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट इज थॉम्सन मॉडल। जे थॉम्सन साहब ने मॉडल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय हिज स्टूडेंट्स, उनका नाम क्या था, गीगर एंड मार्शडन। गीगर एंड मार्शडन ये दोनों स्टूडेंट थे और उनकी उस समय एज थी 20 ईयर्स और उन्होंने बैचलर डिग्री भी नहीं तब तक ली थी और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, गीगर एंड मार्शडन ने। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गेव द न्यूक्लियर मॉडल। और उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स है, एटम्स के सेंटर में कोर होता है, जो कि इंटायरली जो मास है वो वहीं पर है ना। ऑलमोस्ट ऑल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये सब लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। आगे अब हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, और इसको प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। मान लो कि ये हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के एटम के लिए हम लोग निकाले हैं, उसके लिए इन्होंने दिया था। हाइड्रोजन के एटम के लिए अगर देखें तो मान लें कि कोई हाइड्रोजन के एटम में कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग और उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। इसका भी चार्ज तो सेम होता है, ई चार्ज, इसका भी ई चार्ज है ना। नाउ ये रेडियस मान लिया आर। तो रदरफोर्ड मॉडल उन्होंने कल देखा था। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में, डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, है ना। और रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में जब कोई रिवॉल्व करेगा तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर पाथ में, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r एंड दिस इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between electron and nucleus, that is mv²/r is equal to k, that is k is equal to 1/4πε0 q1 q2 e square upon r square, Coulomb's law, k q1 q2 upon r square. So this centripetal force is provided by this electrostatic force of attraction. यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं किसके लिए, यहाँ देखो r के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, mv² के लिए निकाल सकते हैं। तो mv² के लिए अगर लिखें तो mv² इज इक्वल टू, ये r एक कैंसिल हो गया, दैट इज ke² अपॉन r। ये mv² का वैल्यू हो गया, mv² इक्वल टू ke² अपॉन r। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ke² अपॉन 2r। So this is the expression for kinetic energy. Kinetic energy of revolving electron according to Rutherford model
K इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ यहाँ कर दिया, दिस साइड भी हाफ कर दिया, तो ke²/2r, वेयर k इज 1/4πε0। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा हटाना पड़ेगा फ्रॉम हियर नाउ। ठीक है, फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय k इज इक्वल टू दिस मच and potential energy U, this is given by potential energy U is equal to K Q1 Q2 by R. K is 1/4πε0, K Q1 Q2 E multiplied with E square upon R. Of course साइन इज नेगेटिव। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, दो चार्ज अगर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस है, जैसे R से हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन, दोनों के बीच सेपरेशन R है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाई R। E एक का इलेक्ट्रॉन का -E होगा और प्रोटॉन का +E, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ke²/r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। इसको मान लो इक्वेशन 3 है। ठीक है, then what is the total energy? Total energy E is equal to kinetic energy plus potential energy. Total energy of the revolving electron कितना होगा, तो kinetic energy plus potential दोनों को जोड़ दो। This is kinetic, this one is potential, K plus U, that is this is equal to minus of K E²/2r. This is the expression for total energy of the revolving electron in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के केस में the total energy of the revolving electron is given by equal to minus ke²/2r। k का वैल्यू अगर रख दो, यहाँ से अगर k का वैल्यू रख दें हम लोग, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू माइनस ऑफ E² अपॉन 1/4πε0, 4 to 8 8πε0r। ये k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ कितना, 1/4πε0 है, तो 1/4πε0 इंटू 2 तो हो गया 8πε0r। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बट ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया अपन ने, एक्चुअली ये टोटल एनर्जी का है ना, टोटल, सॉरी हो गया है ना, ये क्या है, टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है E, दिस इज E इज इक्वल टू माइनस ऑफ E²/8πε0r। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखा था, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ये था, काइनेटिक एनर्जी था प्लस k E² अपॉन 2r, और इसका यदि वैल्यू रख दें तो ये हो गया था 1/4πε0, दैट इज E²/8πε0r। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी इज E²/8πε0r। एंड पोटेंशियल एनर्जी वही k का वैल्यू यहाँ भी रख दो, है ना, दैट इज 1/4πε0 का, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ E²/4πε0r। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ये टोटल एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम माइनस ऑफ E²/8πε0r, E²/8πε0 मैग्नीट्यूड सेम है बट टोटल एनर्जी में निगेटिव साइन है ना। निगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द सिस्टम,
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। इफ ई वेयर पॉजिटिव, यदि ई पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन में गो एनीवेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता था, वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करता। इसमें पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से, यानी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता, इफ़ इट वेयर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता तो उस केस में इलेक्ट्रॉन में गो एनीवेयर, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में भी देखें, यहाँ नेगेटिव साइन है। इन द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 r, नेगेटिव साइन। तो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस? यहाँ इसका ये सिग्निफिकेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच, वो होगा इन डायरेक्शन ऑफ -r, ठीक है। हियर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इज दैट द electrostatic force will be in a direction in which r decreases or in the direction of negative r -r, ठीक है। तो यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो -r की डायरेक्शन में होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाय यूजिंग द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए इन पर्टिकुलर, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देखा। और यहाँ से एक बात ये ध्यान रखना है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक या टोटल एनर्जी से 2 टाइम्स ज़्यादा है, बट नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बट काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड एंड टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, हाफ mv², भी नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा और टोटल एनर्जी नेगेटिव होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ज़्यादा होगा इन मैग्नीट्यूड काइनेटिक और टोटल एनर्जी से। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वगैरह आते हैं, दिए रहते हैं कि टोटल एनर्जी दिया हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी निकालें, पोटेंशियल एनर्जी निकालें, है ना, या पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो टोटल एनर्जी निकालें एंड काइनेटिक एनर्जी निकालें, ठीक है। तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम आते हैं इस पर बेस्ड। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है बोर मॉडल, है ना, बोर मॉडल, ठीक है। हम लोगों ने कल भी देखा था जैसे रदरफोर्ड मॉडल एक्चुअली इसके 2 ड्रॉबैक्स देखे, 2 लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस देखे रदरफोर्ड मॉडल के? फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, है ना। ये कहता है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सारे ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी और फाइनली वो कोलैप्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में। बट इट इज फाउंड दैट द एटम इज स्टेबल, एटम स्टेबल होता है। तो ये वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? स्टेबल होना नहीं चाहिए, स्टेबल है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रदरफोर्ड मॉडल, नहीं कर पाया, ठीक है। और दूसरा था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। तो इस 2 के कारण 2 ये लिमिटेशन है। फिर बोर साहब ने मॉडल दिया, है ना, नेल्स बोर, HD बोर, है ना, इसलिए अपन सिंपली बोर मॉडल, ठीक है। तो बोर साहब ने मॉडल दिया, उसको बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। निल्स बोर एक्चुअली 1911 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल के साथ। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने मॉडल दिया
एंड 1912 में बोर साहब ने स्टडी किया रदरफोर्ड साहब के लेबोरेटरी में, एंड ही वाज आल्सो कन्विंस्ड, बोर साहब भी कन्विंस्ड थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के बारे में कि हाँ ये सही है ना। 1912 में उनके लैब में इन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, और फिर उन्होंने इन कोलैबोरेशन विथ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम हाइपोथेसिस डेवलप्ड बाय प्लांक एंड आइंस्टीन साहब ने, है ना, दोनों के क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर, यानी बोर साहब ने मॉडल दिया। उन्होंने ये कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगी, बट जब वो रिवॉल्व कर रहा है एक्चुअली तो सर्टेन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, सारे ऑर्बिट परमिटेड ऑर्बिट नहीं होंगे, और उन्होंने उसके लिए कंडीशन इम्पोज किया। तो यानी कहने का मतलब बोर्स पोस्टुलेट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। बोर्स पोस्टुलेट, देयर आर 3 पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है स्टेबल ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते हैं। बोर साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ओनली परमिटेड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेंगे, एंड दैट परमिटेड ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट। उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, यानी उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन स्टेबल ऑर्बिट, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट, उन्होंने डिफाइन किया स्टेबल ऑर्बिट को, व्हाट एक्चुअली स्टेबल ऑर्बिट इज, कि स्टेबल ऑर्बिट क्या है। उन्होंने कहा कि स्टेबल ऑर्बिट वह है कि जिसके लिए, जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू NH/2π हो, NH/2π हो, वेर n इज इक्वल टू, वह इंटीजर है 1 2 3 लाइक दैट, है ना, दैट। ये इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, है ना। सेकंड आया समझ में। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? बोर साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, ओनली सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। यानी स्टेबल ऑर्बिट वह ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। सेकंड पोस्टुलेट ये कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, एक्चुअली डिफाइन क्या, व्हाट इज स्टेबल ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि दैट ऑर्बिट इज सेड टू बी स्टेबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू NH/2π, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π के बराबर हो एंगुलर मोमेंटम। ये जो कंडीशन यदि सेटिस्फाई होता है तो वैसे ऑर्बिट को बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। और यानी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या है, यहाँ पर उसके एंगुलर मोमेंटम दैट इज क्वांटाइज्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, है ना, कि जो एंगुलर मोमेंटम है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड है, तो ये कहलाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। और थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने ये दिया, थर्ड पोस्टुलेट में ये कहा कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा देन इट विल इमिट एनर्जी दैट इज EI माइनस EF इज इक्वल टू H न्यू। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट, एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन हाइयर, इफ EI इज ग्रेटर देन EF, यानी हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा देन इट विल
emit the radiation जिसकी फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस फार्मूला, है ना। यानी वो जो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर फ्रीक्वेंसी होगी एमिटेड रेडिएशन की, है ना। यानी उसकी जो एनर्जी होगी दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू, दैट इज डिफरेंस ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल। उसी तरह यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कराना है तो दिस मच एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये है बोर्स के क्या, बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स 3 पोस्टुलेट, उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिया। पहला ये कहा कि स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, दूसरा ये कहा स्टेबल ऑर्बिट को डिफाइन किया कि व्हाट इज दैट स्टेबल ऑर्बिट, कंडीशन लगाया कि फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई, और थर्ड में कहा कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल देन इट इमिट्स द रेडिएशन हैविंग एनर्जी दिस मच, ठीक है। तो ये 3 पोस्टुलेट हैं, और ये सेकेंड है, ये कहलाता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंड इट वाज अ पजल फॉर लॉन्ग टाइम। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन एक पजल था, कैसे ये आया। बाद में डी ब्रॉय साहब ने इसे सॉल्व किया बाय सेइंग दैट कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में तो वो पार्टिकल नेचर शो नहीं करता है, वो वेव नेचर शो करता है, ठीक है। तो ये है बोर्स के पोस्टुलेट, और फिर इसके आधार पर हम लोग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, है ना। तो हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में देख लिया, है ना। क्या देखा था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चला ही गया सारे, चलो, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होगा, चलिए यहाँ एक फिगर बना देते हैं, है ना। और ये रेडियस ले लिया, ठीक है। दिस वन इज द न्यूक्लियस, है ना, दिस वन इज द न्यूक्लियस, चलिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस r मान लिया, है ना। तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज mv² बाई r, है ना। mv² बाई r इज इक्वल टू व्हाट, mv² बाई r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ke² अपॉन r²। ये एक एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mv² इज इक्वल टू, एक r कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ke² बाई r, इक्वेशन 1। mv² इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आ गया ना कि जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ में, देन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर है, हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है। तो mv² इज इक्वल टू व्हाट, ke² अपॉन r। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये कहता है कि L बराबर होना चाहिए NH अपॉन 2 पाई, L is equal to NH by 2 pi. And what is L? L is linear momentum into R, mv linear momentum into R, ठीक है। This much is equal to NH अपॉन 2 पाई, क्लियर। अब इसको स्क्वायर यदि कर दो बोथ साइड्स तो हो गया m² v² r² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 2। आ गया समझ में। सेकंड क्वांटाइजेशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है, L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, और ये तो हम लोगों ने वहीं देखा था रदरफोर्ड मॉडल में, है ना। हालांकि ये बात तो वहाँ भी सही है, यहाँ भी एप्लीकेबल है, बट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई mvr,
इसको स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने बोथ साइड्स, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। हम लोग करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर रेडियस आर एन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, है ना, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस, वी एन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट, एंड एनर्जी, टोटल एनर्जी ई एन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो अपना मकसद ये है कि आर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, वी के लिए निकालेंगे और टोटल एनर्जी ई के लिए निकालेंगे। क्लियर? तो उसके लिए मैंने ये किया, डिफरेंट मेथड से जा सकते हैं। एक मेथड ये भी है एल इक्वल टू दिस, तो स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/इक्वेशन 1, है ना। तो यदि इसको डिवाइड करें तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग लिखते हैं दिस साइड, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो अगर डिवाइड किया तो चलिए यहीं लिख देते हैं, देन इट विल इम्प्लाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो एक एम तो बच गया, एम वी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर स्क्वायर बच गया, तो ये बच गया एम आर स्क्वायर। दिस बाय दिस कर रहे हैं, है ना, तो एम एक कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर तो बचा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब दिस डिवाइडेड बाय दिस है, ये तो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, चलिए कन्फ्यूजन ना करे, ये हटा दिया, ठीक है, और ये हटा दिया, है ना। ये क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, डिवाइड दिस बाई दिस है, यानी ये हो जाएगा आर अपॉन के ई स्क्वायर। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस पार्ट को हटा देते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने इतना लिखा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, है ना। करना क्या है, आर एन और वी एन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ से देखो आर आर एक कैंसिल हो गया, दिस दिस, है ना। तो यहाँ से अपने को एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज, देखो एम आर, तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नाउ, आर इज इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, इतना तो था ही वहाँ, अपॉन के ई स्क्वायर, अपॉन एम के ई स्क्वायर। क्लियर? यहाँ एम आ गया दिस साइड, एम, तो एम के ई स्क्वायर, एम के ई स्क्वायर। यहाँ के का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिख दें, तो दैट इज आर एन, आर एन लिख दिया आर को, आर एन मीन्स रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आर एन इज इक्वल टू व्हाट, एन स्क्वायर, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के भी कांस्टेंट है, के ई स्क्वायर। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट हैं इनटू एन स्क्वायर। ठीक है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। चाहे तो के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये 4 पाई कट जाएगा, 1 पाई बच जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये रिजल्ट मिलता है कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एन है। यानी अगर सेकेंड ऑर्बिट में, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम वगैरह भी आते हैं यहाँ, जैसे दिया हुआ है कि सेकेंड ऑर्बिट में, है ना, रेडियस इतना है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस इतना है, तो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना।
और ये यहाँ से अगर वैल्यू रख दें हम लोग, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, है ना। और अगर n इक्वल टू 1 ले लें, n इक्वल टू 1, तो इसको लिखते हैं, चले NCERT का लैंग्वेज यदि लिखें, n इक्वल टू यदि 1 ले लिया, ठीक है, n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, इनर मोस्ट ऑर्बिट में आ गए अपन, इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, n इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड बोर रेडियस, बोर रेडियस कहलाता है। जब n इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी इसको लिखते हैं a नॉट से, a नॉट इज कॉल्ड बोर रेडियस। बोर रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, है ना। n इक्वल टू 1 रखा, 1 हो गया, बाकी ये सारे कांस्टेंट्स हो गए, है ना। क्या हो गया, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर, h तो प्लांक्स कांस्टेंट है पता है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, पाई पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड k का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 SI यूनिट्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻9 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये सारे अगर वैल्यू रख देंगे तो ये जो वैल्यू आता है ये आएगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर दें तो ये आएगा 0.53 एंगस्ट्रम, 0.53 एंगस्ट्रम, ये A0 का वैल्यू आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड बोर रेडियस। आता है कि डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड बोर रेडियस, और व्हाट डू यू मीन बाय बोर रेडियस, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर बोर रेडियस, ठीक है। सो व्हाट इज बोर रेडियस, बोर रेडियस इज द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड बोर रेडियस, और इसका वैल्यू ये कांस्टेंट है ना, कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रम, या ये वैल्यू याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है ना, 0.53 एंगस्ट्रम। तो A0 अपने को दिया हुआ रहता है। अब सेकेंड ऑर्बिट का निकालेंगे, थर्ड ऑर्बिट का निकालेंगे, तो सबका रेशियो कितना आ जाता, सबका अलग अलग आ जाता, है ना। अगर जैसे R1 is to R2 is to R3 is to R4, अगर ये निकालेंगे देखो कितना आएगा, R1 1 हुआ तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा 4 का स्क्वायर दैट इज कितना 16। तो इस ढंग से आएगा, है ना। R1 R2 R3 R4 1:4:9:16। तो ये क्या है, ये जो रेडियस है दैट इज ये क्वांटाइज्ड है ना, डिस्क्रीट होगा। चलिए, तो आज हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, और हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे, Vn के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, En के लिए निकालेंगे, है ना। टिल दैट थैंक यू, हैव अ गुड